हाय, प्लॉट का पर्दा आज मैं आपको 2009 की एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है डे ब्रेकर्स। स्पॉयलर्स आगे हैं, सावधान रहें और ध्यान दें। साल 2019 में एक छोटी लड़की एक चिट्ठी लिखती है जहां वो बताती है कि वो कभी बदलती या बड़ी नहीं होगी, जो वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो घर से निकलती है सूरज उगता देखने, और जब वो ऊपर देखती है तो हमें उसकी पीली आंखें दिखती हैं। वो वैम्पायर है। जैसे ही सूरज निकलता है उसका पूरा शरीर जल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दिन में दुनिया खाली रहती है। 2009 में एक संक्रमित चमगादड़ से फैली महामारी की वजह से इंसानों की ज्यादातर आबादी वैम्पायर बन गई है। इंसानों की संख्या तेजी से घट रही है और वैज्ञानिक ब्लड का विकल्प ढूंढ रहे हैं ताकि वैम्पायर आबादी को खिलाया जा सके, जबकि कुछ लोग इंसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें शिकार करके फार्म किया जा रहा है। जब रात होती है तो दुनिया फिर से जिंदा हो जाती है। हम देखते हैं वैम्पायर्स इंसानों की तरह अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, घूमना या काम पर जाना। एक बेघर वैम्पायर ब्लड मांगता है जो किसी रैंडम नागरिक को धमकाता है। पुलिस उसे बिजली से मारती है। इसी बीच अपनी कार लेकर और फिर सबवे से काम पर जा रहा है हमारा हीरो एडवर्ड डाल्टन। वो ब्रोमली मार्क्स में हेमेटोलॉजिस्ट है, जो एक दवा कंपनी है और महत्वपूर्ण ब्लड सप्लायर। बिल्डिंग एंट्रेंस पर सिक्योरिटी चेक के बाद एडवर्ड उन कमरों से गुजरता है जहां मशीनें इंसानों से ब्लड निकालती हैं, जो उसे नफरत है। फिर अपनी लैब जाता है। वो ब्लड का विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी नई कोशिश भी फेल हो जाती है। फिर उसके बॉस चार्ल्स ब्रोमली, लैब पार्टनर क्रिस्टोफर कारुसो, एक कमिश्नर और एक आर्मी ऑफिसर के साथ मीटिंग होती है। कमिश्नर उन्हें एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे बताते हैं जो डेथ रो कैदी पर किया गया। उसे ब्लड न मिलने के प्रभावों के स्टडी के लिए चुना गया। ब्लड की कमी से दिमाग का फ्रंटल लोब पूरी तरह खराब हो गया। इसके पहले संकेत थे उसके कान लंबे हो जाना। वो जल्दी ही नोस्फेरातु जैसा बन गया, बिना किसी समझ या भावना के। वे इन जीवों को सबसाइडर्स कहते हैं और ये सड़कों पर समस्या बन रहे हैं। सिर्फ 5% इंसान आबादी बची है और अगर जल्दी विकल्प न मिला तो सब सबसाइडर बन जाएंगे। ब्रोमली बीच में बोलते हैं और एडवर्ड को अपने ऑफिस में प्राइवेट मीटिंग के लिए ले जाते हैं, जहां एडवर्ड ब्लड वाली कॉफी को इग्नोर करता है। जबकि ब्रोमली अपनी कहानी बताते हैं उन्हें कैंसर था, लेकिन वैम्पायर बनने से ठीक हो गए। उनकी बेटी ने बदलना मना कर दिया और वो भाग गए। वो जानते हैं एडवर्ड इंसानों पर तरस खाता है और वो भी, इसलिए जल्दी टेस्टिंग शुरू करनी है इंसान जाति को बचाने के लिए। एडवर्ड लैब जाता है और क्रिस्टोफर से ये बात करता है, जो थोड़ा हिचकिचाने के बाद बताता है कि विकल्प बंदर पर काम कर रहा है, तो एनिमल टेस्टिंग से आगे बढ़ने का समय है। थोड़ी देर बाद वैज्ञानिक टेस्ट शुरू करते हैं, जबकि ब्रोमली और कुछ ऑफिसर्स खिड़की से देखते हैं। एडवर्ड धीरे धीरे विकल्प एक प्राइवेट के शरीर में इंजेक्ट करता है, जो पहले ठीक लगता है, लेकिन पूरी डोज डालते ही वो उल्टी करता है और ऐंठन शुरू हो जाती है, जबकि शरीर पर गंदे छाले निकल आते हैं। वैज्ञानिक तुरंत उसे पकड़ते हैं और एपिमोन इंजेक्ट करते हैं, जो ऐंठन रोक देता है और छाले गायब कर देता है। लेकिन 1 सेकंड बाद उसका पूरा शरीर फट जाता है। उस रात बाद में एडवर्ड ऑफिस से निकलता है और घर ड्राइव करता है। वो कार में न्यूज सुन रहा है जो ब्लड राशनिंग स्कीम्स से जुड़े दंगों की बात कर रही है। जब वो कान खुजलाते हुए कुछ गलत महसूस करता है तो कैमरा मिरर खोलकर चेक करता है। उसके कान लंबे हो रहे हैं। ये ध्यान भटकाने से वो सामने से आ रही कार नहीं देख पाता। आखिरी सेकंड में बचाता है और अपनी गाड़ी रोक लेता है, लेकिन दूसरी कार बाढ़ से टकरा जाती है। एडवर्ड बाहर निकलकर मदद करता है और बांह पर तीर लग जाता है। दूसरी कार से निकले लोग इंसान हैं और उनकी लीडर ऑन्ड्रे बेनेट के पास वैम्पायर्स से बचने के लिए क्रॉसबो है। अचानक पुलिस की गाड़ियां उनकी तरफ आती सुनाई देती हैं, तो एडवर्ड कसम खाता है कि वो सिर्फ मदद करना चाहता है और इंसानों से अपनी कार में आने को कहता है, जो थोड़ा हिचकिचाने के बाद मान जाते हैं। एडवर्ड कार का डिटाइम प्रोटेक्शन ड्राइविंग मोड ऑन करता है, जो सारी खिड़कियां काली कर देता है। फिर बांह से तीर निकालता है जबकि पुलिस आती है। वो पुलिस से झूठ बोलता है और बताता है कि इंसान किस दिशा में भागे। ऑन्ड्रे एडवर्ड का आईडी बैज ढूंढ लेती है और उसका काम जान लेती है। पुलिस जाने के बाद इंसान कार से निकलते हैं और ऑन्ड्रे एडवर्ड को हैप्पी बर्थडे विश करती है, जबकि सब चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एडवर्ड घर पहुंच रहा है, जहां कम्युनिटी अनाउंसमेंट सूरज उगने की चेतावनी दे रही है। जैसे ही वो घर में पहुंचता है, डिनर करता है और पौधों की देखभाल शुरू करता है, जब अचानक उसके भाई फ्रैंकी डाल्टन का विजिट होता है, जिसे वो महीनों से नहीं देखा क्योंकि वो आर्मी ज्वाइन कर चुका है। फ्रैंकी बर्थडे पार्टी न होने पर कमेंट करता है, जिस पर एडवर्ड जवाब देता है कि वो 35 साल 10 बार हो चुका है, लेकिन फ्रैंकी को परवाह नहीं। उसे लगता है जश्न मनाना चाहिए और इसके लिए
वो 100% प्योर ह्यूमन ब्लड की महंगी बोतल लाया है। वो 2 ग्लास डालता है, जबकि एडवर्ड को एक ब्लड पीने पर चिढ़ाता है, लेकिन एडवर्ड मना कर देता है। ये फ्रैंकी को गुस्सा दिलाता है, जो उनका पुराना झगड़ा शुरू करता है। एडवर्ड इंसानी ब्लड नहीं छूता, लेकिन कंपनी में काम करता है जो लोगों को फार्म करती है, जो वो जरूरी बुराई मानता है विकल्प ढूंढने के लिए। फिर भी फ्रैंकी को इंसानों का शिकार करने पर नीचा दिखाता है। अचानक एडवर्ड ब्लड की बोतल पकड़ता है और बारिश में डालने लगता है, लेकिन फ्रैंकी उसे छीन लेता है और दीवार पर तोड़ देता है। फिर जाने की कोशिश करता है, वो जा नहीं पाता क्योंकि एक सबसाइडर उसकी राह में आ जाता है। जीव किचन में घुसता है और दीवार का ब्लड चाटना शुरू करता है। फिर टेबल पर ग्लास की तरफ बढ़ता है। फ्रैंकी चाकू होल्डर से चाकू लेता है, जो सबसाइडर को चौंकाता है और वो उसे दीवार पर धक्का देता है। वो ग्लास टेबल पर गिरता है और कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। सबसाइडर अगला एडवर्ड की तरफ बढ़ता है और वो स्टूल से उसे दूर रखता है, जबकि भाई का नाम पुकारता है। फ्रैंकी उठता है और चाकू लेता है। भाई मिलकर सबसाइडर पर हमला करते हैं, लेकिन वो छत पर लटकने के लिए कूद जाता है। ये फ्रैंकी को मौका देता है कि वो उसे कई बार काटे, फिर सिर कलम कर दे। थोड़ी देर बाद पुलिस केस लेने आती है, कमेंट करती है कि सबसाइडर्स अब सबआर्ब्स में हैं। एक ऑफिसर जीव पर अंगूठी ढूंढती है, जो एडवर्ड को बताती है कि वो लोकल गार्डनर था। वो खुद के घाव भी ढूंढती है। खुद को खिलाने से म्यूटेशन तेज हो जाता है। अगली सुबह एडवर्ड सिक्योरिटी अलर्ट से जागता है। वो चेक करने जाता है और लाइट ऑन करते ही ऑन्ड्रे क्रॉसबो तानकर खड़ी मिलती है। वो बताती है कि वे भरोसेमंद वैम्पायर्स ढूंढ रहे हैं और उन्हें विकल्प के अलावा दूसरा रास्ता ढूंढने में मदद चाहिए। वो एक कागज देती है जिसमें मैप है। अचानक एडवर्ड शोर से ध्यान भटक जाता है और मुड़ता है, जिससे ऑन्ड्रे चुपके से चली जाती है। जब वो शोर चेक करता है तो वो फ्रैंकी निकलता है, जो औरत के बारे में पूछता है। एडवर्ड जवाब देता है कुछ नहीं। बाद में रात को न्यूज दिखाती है कि इन्वेस्टर्स ब्रोमली से अपनी ह्यूमन सप्लाई वापस ले रहे हैं। एडवर्ड काम पर जाता है और बॉस से मिलता है गारंटी मांगने कि विकल्प से ह्यूमन सप्लाई की जरूरत खत्म हो जाएगी। ब्रोमली जवाब देते हैं कि ज्यादातर आबादी इससे खुश होगी, लेकिन एक छोटा सेक्टर हमेशा असली चीज मांगेगा। एडवर्ड याद दिलाता है कि इसमें ब्रोमली की बेटी भी शामिल होगी। फिर लैब वापस जाकर मैप देखता है। जब सुबह होती है, एडवर्ड घर नहीं लौटता। वो कार में लाइट प्रोटेक्शन लगाता है और मैप फॉलो करके गांव की तरफ जाता है, जहां ऑन्ड्रे पहले से इंतजार कर रही है और उसे बड़ा पेड़ दिखाती है। वो उस पेड़ की छांव में पार्क करता है और हैट सनग्लासेस पहनकर कार से निकलता है, हमेशा सावधानी से रोशनी में कदम न रखते हुए। वो एक बूढ़े आदमी लियोनेल एल्विस कोरमैक के पास पहुंचता है। ये आदमी वैम्पायर था, लेकिन अब इंसान है। एडवर्ड जानना चाहता है कैसे, लेकिन उन्हें ऑन्ड्रे के करीब आते हुए रोक दिया जाता है, जिसे फ्रैंकी बंदूक तानकर पकड़ता है। एडवर्ड उसे रोकना चाहता है, लेकिन फ्रैंकी नहीं सुनता और आर्मी बैकअप पहले से आ रही है। ऑन्ड्रे फ्रैंकी को धूप में धकेलती है और बाकी लोगों के साथ शामिल हो जाती है। वे एडवर्ड की कार लेते हैं क्योंकि सैनिकों ने गोली चला दी है और लियोनेल की गाड़ी तबाह कर दी है। वे पीछा करते और गोली चलाते हुए भागते हैं, जो कार की डार्क प्रोटेक्शन में छेद कर देता है। पहले ऑन्ड्रे उन्हें अपने हाथों से ढकती है, लेकिन छेद बहुत हो जाते हैं और कैमरा भी टूट जाता है, तो एडवर्ड आगे नहीं देख पाता। लियोनेल स्टीयरिंग लेता है ताकि छेद से सड़क देख सके और एडवर्ड रोशनी से छिप सके। जब वे एक पुराने पुल पर पहुंचते हैं, लियोनेल जितनी तेजी से हो सके ड्राइव करता है सुरक्षित पार करने के लिए, लेकिन मिलिट्री ट्रक बहुत भारी है और पुल उसके नीचे टूट जाता है, जिससे ट्रक फट जाता है। बाकी बैकअप बिना रास्ते के पीछे रह जाता है। रात होने के बाद वे नदी किनारे पार्क करते हैं और लियोनेल एडवर्ड को अपनी कहानी बताता है। वो कारों के लिए डे टाइम मॉडिफिकेशंस पर काम करता था और शहर में पहली दुकानों में से एक था जो ये बनाती थी। डे टाइम ड्राइविंग कमाल की है क्योंकि आसपास कोई नहीं होता, लेकिन ड्राइवर के लिए खतरनाक भी हो सकती है। यही एडवर्ड के साथ हुआ। वो भूखा था क्योंकि उसने फीड नहीं किया था, तो गलती से कार नदी की बाढ़ से टकरा गई। क्रैश ने उसे कार से बाहर फेंक दिया और वो जलकर नदी में गिर गया। जब वो नदी से बाहर निकला तो इंसान बन चुका था। लियोनेल और ऑन्ड्रे चाहते हैं कि एडवर्ड इन हालातों को सुरक्षित तरीके से दोहराए। कंपनी में ब्रोमली अपनी बेटी की कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। जब फ्रैंकी उनसे मिलने आता है, ब्रोमली उसे बधाई देते हैं कि उसने जो हुआ रिपोर्ट किया और बताते हैं कि अगर एडवर्ड तुरंत लौटे तो कोई फॉर्मल चार्ज नहीं लगेगा। फ्रैंकी ब्रोमली से जो भी मांगे वो करने को मान जाता है। इस बीच एडवर्ड और इंसान अपनी कार में वापस सेफ हाउस की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। एडवर्ड ऑन्ड्रे की गर्दन को देखता रहता है। जब वो नोटिस करती है और उसके नुकीले कान देखती है, तो वो अपना हाथ काटती है और कप में कुछ ब्लड डालकर उसे पीने को देती है। वो पहले मना करता है, लेकिन ऑन्ड्रे को पता करना है कि बाकी इंसान उसके आसपास सुरक्षित रहेंगे, तो वो कप लेता है और पी लेता है। कुछ घंटों बाद वे एक पुराने वाइन यार्ड पहुंचते हैं, जहां एडवर्ड दूसरे इंसानों से मिलता है
जिनमें जार्विस भी है, जो ज्यादा इंसानों को ढूंढने वाले रेस्क्यूअर्स का ग्रुप लीड कर रहा है। घर में घुसने के बाद वो सीनेटर वेस टर्नर से मिलता है, जो वेम्पायर पॉलिटिशियन है, जो इंसान हक की रक्षा और क्योर ढूंढने के पक्ष में है। ब्रॉमली को देखते हुए कि उसकी एक मशीन से सारे इंसान खत्म हो गए और उसके वैज्ञानिक बॉडी निकाल रहे हैं, हमें सबवे स्टेशन पर कॉफी स्टैंड दिखाया जाता है, जहां एक आदमी अपनी कॉफी में ब्लड कम होने की शिकायत करता है। एम्प्लॉय बताती है कि 5% ही सर्व करने की इजाजत है, लेकिन आदमी नहीं मानता। वो ब्लड बैग चुराता है और तोड़ते ही आसपास सब पर छींटे पड़ जाते हैं, जिससे सब पागल हो जाते हैं। लोग दंगा करते हैं और कॉफी स्टैंड से ज्यादा ब्लड चुराने के लिए हमला करते हैं, जिससे पुलिस आती है और उन्हें बिजली से काबू करती है। अगली सुबह वाइन यार्ड में एडवर्ड लियोनेल से कुछ ब्लड लेकर टेस्ट चलाता है, जबकि उससे पूछता है कि इंसान बनने के दिन उसे कैसा लगा। एडवर्ड सोचता है शायद ब्लड को बॉडी के अंदर ही ट्रीट करना है, डे टाइम बर्न को कंट्रोल करके। कुछ घंटों बाद जब वो लैब से ब्रेक लेने निकलता है, ज्यादातर इंसान उससे दूर हो जाते हैं। ऑड्रे आती है और बताती है कि वे उससे डरते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि वो मदद कर सका है। एडवर्ड कबूलता है कि वो बदलना नहीं चाहता था, लेकिन फ्रैंकी ने धोखे से उसे बदल दिया। तभी एडवर्ड फर्मेंटेशन टैंक्स नोटिस करता है और ऑड्रे कंफर्म करती है कि वे एयर टाइट हैं। वे अंदर जाकर देखते हैं, टैंक्स में एयर एक्सट्रैक्टर्स हैं जो आग बुझा सकते हैं, और एडवर्ड फैसला करता है कि उनका एक्सपेरिमेंट यहीं करेंगे। तो वे जरूरी मॉडिफिकेशंस पर काम शुरू करते हैं। बाद में आधी रात को हम जार्विस के ग्रुप को सड़क पर देखते हैं, जो रेस्क्यूड इंसानों का काफिला वाइन यार्ड ले जा रहा है, जिनमें ब्रॉमली की बेटी एलिसन भी है। जब एक गोली से उनका टायर फट जाता है, उन्हें गाड़ियां रोकनी पड़ती हैं। वे हथियार लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन आर्मी उन्हें घेर लेती है और थोड़ी शूटिंग के बाद सारे इंसान बेहोश हो जाते हैं। एलिसन बेहोश होने से पहले वाइन यार्ड से संपर्क कर लेती है, तो जब फ्रैंकी उसके हाथ से वॉकी टॉकी लेता है, वे कॉल ट्रैक करके वाइन यार्ड की लोकेशन ढूंढ लेते हैं। वाइन यार्ड में सारे इंसान अपनी चीजें लेकर गाड़ियों में बैठ रहे हैं, टर्नर के सेफ हाउस जाने को तैयार। लेकिन एडवर्ड पीछे रहना चाहता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट दोहराने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो लियोनेल और ऑन्ड्रे भी पीछे रहने और मदद करने का फैसला करते हैं। ब्रॉमली के ऑफिस में एलिसन पापा के आने पर चाकू लेकर जाती है। एलिसन अपने दोस्तों की जान मांगती है। ब्रॉमली कहते हैं कि वो उसे देखकर खुश हैं, लेकिन गले लगाते हुए कबूलते हैं कि वो उसके दोस्तों के लिए कुछ नहीं कर सकते। एलिसन उसे धक्का देती है और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन एक सैनिक उसे बेहोश कर देता है। जबकि ब्रॉमली को पता चलता है कि उसकी बेटी ने उसे चाकू मार दिया है। जब वाइन यार्ड में सुबह होती है, एक्सपेरिमेंट शुरू करने को तैयार है। ऑन्ड्रे मॉनिटर्स देखेगी, जबकि लियोनेल टैंक में एडवर्ड के साथ रहेगा, जिसके सीने पर हार्ट मॉनिटर लगा है और गीली कंबल से ढका है। प्रोसेस सिंपल है, टैंक में छेद खोलकर सूरज की रोशनी से एडवर्ड को जलाना, फिर एयर एक्सट्रैक्टर से आग बुझाना। पहले 2 कोशिशें फेल हो जाती हैं, लेकिन वे तीसरी बार एडवर्ड को ज्यादा देर जलने देते हैं और इस बार कामयाब। एडवर्ड फिर से इंसान बन जाता है। उनकी खुशी आर्मी के छापे से रुक जाती है, लेकिन वे वाइन बैरल में छिपकर बच जाते हैं। हम कंपनी में कट करते हैं, जहां फ्रैंकी ब्रॉमली से मिल रहा है, जो अपनी चोट का इलाज करवा रहे हैं। ब्रॉमली फ्रैंकी से कुछ करने को कहते हैं और फ्रैंकी कमरे से निकलकर एलिसन की सेल में जाता है। वो अभी भी बदलना नहीं चाहती, लेकिन फ्रैंकी आगे बढ़कर उसे काट ही देता है। वाइन यार्ड में तिकड़ी छिपने की जगह से निकलती है, ये कंफर्म करने के बाद कि सुरक्षित है। एडवर्ड बाहर जाता है और हैरान रहता है कि धूप उसकी त्वचा को जला नहीं रही, जबकि लियोनेल अपनी पुरानी कार निकालता है। इसी बीच कंपनी में ब्रॉमली देखते हैं कि उनकी सारी मशीनें अब खाली हैं। फिर अपनी बेटी को चेक करते हैं, जो अपनी ब्लड राशन नहीं पी रही। ब्रॉमली सेल में घुसते हैं और पाते हैं कि वो खुद को काट रही है, जो उसे म्यूटेट कर देगा। वो पापा पर हमला करती है और सब कुछ उनके लिए जिम्मेदार ठहराती है। फिर उसे ले जाया जाता है, जब मिलिट्री मार्शल लॉ लगा देती है, ताकि वे सड़कों पर सबसाइडर्स से आजादी से लड़ सकें। हम एडवर्ड, ऑन्ड्रे और लियोनेल को टर्नर के केबिन पहुंचते देखते हैं, सिर्फ ये पाने के लिए कि सारे इंसान मर चुके हैं। ऑन्ड्रे उम्मीद खोने लगती है, लेकिन एडवर्ड कहता है कि उसे कोई मदद करने वाला पता है। ब्रॉमली को देखते हुए कि लैब में क्रिस्टोफर ब्रेक थ्रू हासिल कर रहा है, हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री सबसाइडर्स को धूप में घसीटकर एग्जीक्यूट कर रही है। एलिसन उनमें है और उसे मरते देख फ्रैंकी अपनी पोजीशन पर दोबारा सोचता है। बाद में रात को क्रिस्टोफर अपने घर लौटता है, जहां उसे तिकड़ी इंतजार करते मिलती है। एडवर्ड उसे बताता है कि उसके पास क्योर है, जो विकल्प से बेहतर है और एक्सपेरिमेंट दोहराने में मदद मांगता है। उनकी बात फोन की रिंग से रुक जाती है, तो क्रिस्टोफर कमरे से निकलकर कॉल लेता है। जब वो वापस आने में देर लगाता है, वे शक करते हैं, तो ऑन्ड्रे उसके पीछे जाती है, जबकि एडवर्ड और लियोनेल
उसका कोड चेक करते हैं। पता चलता है क्रिस्टोफर ने अपना सेलफोन कॉल पर ओपन छोड़ा था सारा समय, और अब कंपनी में सब जानते हैं कि वे कहाँ हैं। आर्मी अचानक आती है और ऑन्ड्रे बेहोश होकर पकड़ी जाती है, लेकिन लियोनेल और एडवर्ड सबवॉक टनल्स इस्तेमाल करके भाग निकलते हैं। वे एक पुराने परित्यक्त गैरेज में छिपने का फैसला करते हैं, जहां एक सबसाइडर उन पर हमला करता है। फ्रैंकी तब आता है और जीव को गोली मारता है, फिर नोटिस करता है कि उसका भाई इंसान बन चुका है, जिससे वो कबूलता है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि वो उसे मरते नहीं देखना चाहता था। वो मानता है कि गलती की और अब मदद करना चाहता है, लेकिन जब लियोनेल करीब आता है, उसकी प्यास उसे काबू कर लेती है और वो इंसान पर काटने को झपटता है। एडवर्ड उसे पकड़ता है और लियोनेल से धक्का देता है। वो भाई को गोली मारने को तैयार है, लेकिन रुक जाता है जब वो कुछ नोटिस करता है। थोड़ी देर बाद हम एडवर्ड को कंपनी बिल्डिंग में जानबूझकर घुसते देखते हैं, जो उसके इंसान होने से अलार्म बजा देता है। सिक्योरिटी उसे पकड़ती है और ब्रोमली के ऑफिस ले जाती है, जो अभी ऑन्ड्रे को कुर्सी पर ब्लीडिंग करवा रहे हैं और उसका ब्लड पी रहे हैं। एडवर्ड उन्हें बताता है कि उसे सब पर पछतावा है और वो फिर वैम्पायर बनना चाहता है, जो ऑन्ड्रे को उसके धोखे से परेशान करता है। ब्रोमली उसे दिखाते हैं कि उन्होंने आखिरकार विकल्प ढूंढ लिया है, तो उन्हें एडवर्ड की जरूरत नहीं, और उसे कायर कहते हैं। एडवर्ड कहता है ब्रोमली भी कायर हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को नहीं बदल सके। गुस्से में ब्रोमली एडवर्ड को काटते हैं, लेकिन एडवर्ड को परवाह नहीं। दरअसल ये उसकी प्लान थी। ब्रोमली इंसान बनने लगते हैं, और जैसा एडवर्ड को याद आता है कि फ्रैंकी भी ऐसे बदला था, वो बताता है कि ट्रीटेड वैम्पायर ब्लड पीना क्योर है। ब्रोमली सिक्योरिटी के लिए अलार्म दबाते हैं और हम पार्किंग लॉट में ढेर सारी आर्मी ट्रक्स आते देखते हैं। जब सैनिक अपनी गाड़ियां छोड़कर एलिवेटर की तरफ बढ़ते हैं, दरवाजे खुलते हैं और ब्रोमली कुर्सी से बंधे दिखते हैं, जिससे वैम्पायर्स पागल होकर उन पर टूट पड़ते हैं। इस बीच ऑन्ड्रे और एडवर्ड अब उसके आसपास मिले हथियारों से लैस नीचे जाते हैं और बिल्डिंग से निकलने वाले होते हैं। जब ज्यादा सैनिक रास्ता रोकते हैं, ग्लास दरवाजे अचानक टूटते हैं। जब फ्रैंकी लियोनेल की कार अंदर घुसाकर सारे सैनिकों को मारता है अपने भाई को बचाने, लेकिन बैकअप तुरंत आता है और अब वे घिरे हैं। फ्रैंकी एडवर्ड से भागने को कहता है, फिर खुद कुर्बान हो जाता है। सारे सैनिकों को खुद पर कूदने और खाने देता है। एडवर्ड को उसके मरने का गम मनाने का समय नहीं, क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड ऑन्ड्रे को ले गया है और उससे बचाना है। वो सिक्योरिटी रूम तक उनका पीछा करता है, जहां थोड़ी लड़ाई के बाद एडवर्ड 2 वैम्पायर गार्ड्स मारता है और ऑन्ड्रे तीसरे को मारने में मदद करती है। फिर वे सिक्योरिटी कैमरों पर देखते हैं कि फ्रैंकी को खाने वाले सैनिक इंसान बन गए और बाकी वैम्पायर सैनिक अब उन पर हमला कर रहे हैं। एक फीडिंग कत्लेआम होता है, और जब एडवर्ड और ऑन्ड्रे लॉबी में वापस आते हैं, सिर्फ मुट्ठी भर इंसान सैनिक खड़े बचे हैं। क्रिस्टोफर तब आता है और कुछ सैनिकों को गोली मारता है। दावा करता है कि क्योर नहीं होना चाहिए। वो उन्हें भी गोली मारने वाला होता है जब एक तीर उसकी छाती में लगता है और मार देता है। वो लियोनेल का था जो मदद को आया है। ऑन्ड्रे उससे गले लगाती है, जबकि एडवर्ड अपने भाई का शरीर और उगते सूरज की रोशनी को धीरे धीरे अंदर आते देखता है। फिल्म तिकड़ी के लियोनेल की कार में निकलते हुए खत्म होती है, जबकि एडवर्ड हमें बताता है कि अब उनके पास क्योर है, वे सबको वापस बदल सकते हैं। देर नहीं हुई।